everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th कंप्लीट ज्योग्राफी जो है वो रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं. ज्योग्राफी में जो आपके चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और पॉपुलेशन. ये जो सारे चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स की कहानी समझिए. कहानी क्या है कि ये चैप्टर्स मैं आपको डिटेल में करवा चुका हूं. चैनल पर आप जैसे देखोगे तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. उस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में एक कदम और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो क्या मिलेगा आपको कि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं तो उस चैप्टर के बाद में हमने 21 डेज चैलेंज में पूरे चैप्टर के टेस्ट वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं. अब बारी आती है रिवीजन की. तो हियर इट इज. क्या करना है, बढ़िया अपने हाथ पे ऐसे घड़ी करके बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ, कहानी सुनते चलो. पूरे चैप्टर्स जो है तो पूरे चैप्टर्स की कहानी सुनो. स्टार्ट करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के साथ में. हियर इट इज, एंजॉय द स्टोरी. इंडिया साइज एंड लोकेशन 5 मिनट में चैप्टर पूरा समझा देता हूं एक बार. तो इंडिया के साइज के बारे में और लोकेशन के बारे में दो चीज बताई गई है. लोकेशन से स्टार्ट किया तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए. ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है 8 डिग्री से ऊपर लगा के 37 डिग्री तक, इधर 63 डिग्री से लगा के 97 डिग्री तक ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. साइज की बात जो भी मैंने आपको सारी यहां पे बताई, ठीक है, इरेज भी हो गई जो कि, ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, 6 और कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है ये ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक, उसी के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडिया जो है तो इंडिया में सेंट्रल मेरिडियन जो है, ठीक है, वो कौन सा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री से जाता है. अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के टाइम लैग को कम करता है. वर्ल्ड में पोजीशन देखी जाए तो इंडिया की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है. उसके कॉन्टिनेंट में इटसेल्फ जैसे आप देखोगे तो सेंट्रली लोकेटेड है. बड़ी कोस्ट लाइन एडवांटेजियस पोजीशन देती है. अपने आप को स्टैब्लिश करता है. इंडिया ईस्ट और वेस्ट के साथ कनेक्टेड है, बहुत बेहतरीन तरह से सेंट्रली लोकेटेड है. लैंड रूट जो है बहुत पुराने रहे हैं, मैरीटाइम रूट से भी, और उसी की लैंड रूट के चलते क्या हमारे यहां से आइडियाज गए हैं और दूसरे देशों से, दूसरे सिविलाइजेशन से हमारे यहां लोग आए हैं. ठीक है, उसी के साथ साथ अगर नेबर्स की बात की जाए तो नेबर्स वाला क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन कुछ था नहीं लेकिन आपको क्लैरिटी रखना है कि लैंड नेबर्स कौन है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश. सी नेबर्स कौन कौन से है तो श्रीलंका और श्रीलंका के बाजू में एक मालदीव्स. ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सेपरेटिंग स्ट्रेट है, ठीक है, नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, नैरो चैनल ऑफ वाटर जिसे स्ट्रेट कहा जाता है, वो कौन सा है, पाल्क स्ट्रेट है. गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है, सेपरेट करता है. तो इतनी पूरी कहानी जो है इस चैप्टर में बताई गई है आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आ गया था. चैप्टर की कहानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में नई एनसीईआरटीज में फॉर्मेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है. आपको सीधा यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है कि मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स कौन से हैं. मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में पहला आता है हिमालयाज. हिमालयाज जो है तो 3 रेंजेस आपको देखने को मिलती है. जो 3 रेंजेस है हिमालयाज के, तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक. हिमाद्री इनर मोस्ट रेंज, हाईएस्ट पीक्स. हिमाचल मिडिल रेंज होती है. ठीक है, वहां पे आपको हिल स्टेशन वगैरह बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे. पीर पंजाल वगैरह ये सारी रेंजेस भी हिमाद्री हिमाचल रेंज में ही आती हैं. फिर उसके बाद में आती है शिवालिक जो आउटर मोस्ट रेंज है, ट्रांसपासिबल है, हाईएस्ट पीक्स नहीं है. डून वगैरह वहां आपको देखने को मिल जाएंगे. रिमेन से बनी हुई है शिवालिक. ठीक है, तो ये 3 रेंजेस है. 3 रेंजेस को रिवर्स के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है. एक पंजाब हिमालयाज होते हैं जो इंडस से कह सकते हैं कहां तक, इंडस से सतलज के बीच में, फिर सतलज से काली के बीच में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, हिमाचल हिमालयाज. उसके बाद में फिर नेपाल हिमालयाज. तो मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो है, वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन कैसा है, तो पंजाब हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज. ठीक है, मतलब जिन्हें कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन भी है हिमालयाज का, वो भी ध्यान रखिएगा. तो ये हिमालयाज का क्लासिफिकेशन के बाद में क्या है, हिमालयाज क्लासिफिकेशन हो गए. हिमालयाज का फिर साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है उसे क्या कहा जाता है, इन दी चैट आप बताएंगे. एक साउथवर्ड एक्सटेंशन भी है. साउथवर्ड एक्सटेंशन के बाद में और आगे बढ़ते हैं अगर एक कदम, तो अब अगला जो फिजियोग्राफिक फीचर आता है वो नदर्न प्लेन. तो हिमालयाज के पहला नदर्न प्लेन चलता है. 3 रिवर के इंटरप्ले से बनता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस. ठीक है, इसमें भी क्लासिफिकेशन जो है तो रिवर के हिसाब से भी हो जाता है और रिलीफ फीचर के हिसाब से भी होता है, जो मैंने आपको बताया चैप्टर में कैसे एक रिलीफ फीचर के हिसाब से. भाबर, तराई, भांगर, खादर. भाबर रीजन में क्या बोल्डर्स वगैरह रहते हैं तो स्ट्रीम्स डिसअपेयर हो जाती है. तराई रीजन में रीअपेयर होती है. और भांगर और खादर सॉइल के हिसाब से, ओल्ड एलिवल सॉइल का भांगर रीजन होता है और न्यू एलिवल सॉइल का खादर रीजन होता है. उसके बाद में आते हैं पेनिनसुला प्लेटू में, तो जो वी शेप में आपको इंडिया का नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर लैंडमास देखने को मिलता है. पेनिनसुला प्लेटू दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसमें ध्यान रखिएगा सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू. सेंट्रल हाईलैंड जो है तो पूरा मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, अरावली से वेस्टवर्ड बाउंडेड है. ये सारा सब कुछ नर्मदा के साउथ में जैसे जाओगे आप तो आपको डेक्कन प्लेटू मिलेगा. डेक्कन प्लेटू जो है तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच में छिपा हुआ है.
ठीक है। अब ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की भी कहानी निकल के आती है, तो वो उनके भी डिफरेंशिएशंस आपको ध्यान रखना है कि ईस्टर्न घाट जो है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, उतना एलिवेटेड नहीं है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, एलिवेटेड है, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो इधर वेस्टर्न घाट में अनाईमुड़ी, ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी, ये सारी चीजें। इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं एक और कदम, तो सेंट्रल हाईलैंड के बाद में आ जाता है डेजर्ट। तो डेजर्ट रीजन में वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, राजस्थान वाला अरावली के वेस्ट में वो डेजर्ट है, वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो डेजर्ट में आपको ये देखने को मिलता है कि बार्चन्स देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून देखने को मिलते हैं, लूनी रिवर की कहानी बताई गई है, एरिड रीजन की बात बताई गई कि पानी बहुत कम पाया जाता है वहां, ठीक है। डेजर्ट के बाद में एक कदम और आगे बढ़े, तो डेजर्ट के बाद में एक कदम और आगे बढ़ने के बाद आपको मिलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है तो थोड़ा सा ब्रॉड है क्योंकि रिवर्स वहां डेल्टा बनाती है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो है। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो, तो इधर से चालू करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर नॉर्थ में ऊपर क्या है, कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल को आ जाएगा साउथ का। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का सदर्न वर्ड जो सदर्न पार्ट है वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट, और उसके ऊपर नदन सिरकर है। तो इस तरह से ये कोस्टल प्लेन हो गया आपकी कंट्री का। तो ये कोस्टल प्लेन्स के बाद में अगर एक कदम और आगे बढ़े हम, तो कोस्टल प्लेन्स भी हो गए। अब लास्ट में आपके आइलैंड ग्रुप्स, तो इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप है जो कि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है। लोग तो अलग देश बना देते हैं, ठीक है, टेरिटरी का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है, लक्षद्वीप लकाद्वीप मिनिकॉय के नाम से जाने जाते थे, उनका नाम बाद में बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया, कोरल आइलैंड है। और अंडमान निकोबार जो कंटिन्यूस चेन आपको आइलैंड्स की देखने को मिलेगी। बे ऑफ बंगाल में नदन पार्ट अंडमान होता है, ठीक है, और सदर्न पार्ट आइलैंड का जो सदर्न ग्रुप है वो निकोबार कहलाता है। ये सबमर्ज या फिर कह सकते हैं सबमर्ज के बाद में जो एलिवेटेड पार्ट है किसका, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास का, ठीक है। तो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके सारे फिजियोग्राफिक फीचर जो आपको चैप्टर में बताए गए हैं वो मैंने आपको समझा दिए। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ध्यान रखना कि इतना फिजियोग्राफिक फीचर जो इसके सबके एडवांटेज है, नदन प्लेन से आपको ग्रीनरीज का काम हो रहा है, हिमालय से आपको रिवर्स मिल रही है, प्लेटू रीजन से मिनरल्स मिल रहे हैं, कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप से फिशरीज वगैरह और पोर्ट फैसिलिटीज मिल रही है। सो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर। पूरी ड्रेनेज चैप्टर की, ड्रेनेज चैप्टर स्टार्ट होता है। ड्रेनेज मतलब क्या होता है कि एक रिवर का जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया रहता है, उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी के मिल के साथ में जो पूरा अपना एक ड्रेनेज बेसिन बनाती है। वाटर डिवाइड का कंसेप्ट आपको पता है कि 2 ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करने वाला एलिवेटेड पार्ट जो रहता है, अपलैंड जो रहती है वाटर डिवाइड, जैसे अंबाला वाटर डिवाइड एक होता है। रिवर्स जो है कंट्री में जैसे देखोगे तो बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुला रिवर सिस्टम। हिमालयन और पेनिनसुला रिवर सिस्टम दोनों पे डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन आ सकता है। हिमालयन रिवर सिस्टम पेरिनियल रहती है, पेनिनसुला रिवर सिस्टम सीजनल रहती है। तो पेरिनियल क्या होता है, सीजनल क्या होता है, इस पे भी सवाल आ सकता है, ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर बात करें हम, तो हिमालयन रिवर सिस्टम में ब्रॉडली 3 रिवर्स के बारे में आपको बताया गया है। एक है इंडस, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र। इंडस से चालू करें तो इंडस ओरिजिनेट होती है नियर लेक मानसरोवर, इट फ्लोज वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में वेस्टवर्ड फ्लो करते हुए जाती है। तो कश्मीर से जैसे अगर आप देखेंगे तो जास्का, नुब्रा, हुंजा, श्योक, ये सारी ट्रिब्यूटरीज को अपने साथ मिलाती है। आओ सखी चलें, ठीक है। फिर पाकिस्तान मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो गिलगिट बल्टिस्तान वाले एरिया में एंटर करती है, फिर वहां से पाकिस्तान में एंटर करती है। गिलगिट बल्टिस्तान के बाद में पाकिस्तान में एंटर करती है, पाकिस्तान में फ्लो करती है, और पाकिस्तान में फ्लो करने के बाद में इंडस जो है डुबकी लगाएगी कहां पे, पाकिस्तान से फ्लो करने के बाद में अरेबियन सी में। इसी रास्ते में उसको जैसे देखोगे आप तो इंडिया से बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन करती है फ्रॉम द लैंड ऑफ रिवर पंजाब, जहां 5 नदियां हैं। तो जैसे आप क्या देख रहे हैं कि पंजाब वाले क्षेत्र जो है पूरा, तो पंजाब वाले क्षेत्र से उसके साथ में इंडस में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी रिवर्स मर्ज होती है, मिठानकोट में मिलती है, और फिर वहां से ये अरेबियन सी की तरफ रास्ता पकड़ लेती है बाय। तो ये इंडस हो गई। ब्रह्मपुत्र, उसके बाद में गंगा रिवर आती है। गंगा रिवर सिस्टम जैसे देखेंगे अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग में मिलती है, वहां से मिलकर जो आगे बहती है वो होती है गंगा। गंगा रिवर जो है तो अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स, जैसे अगर आप क्या देखोगे घाघर, गंडक, कोशी, ये सारी नदियां जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और जो रिवर में बहुत सारा पानी लाती है, वो मर्ज होती है लेफ्ट बैंक से। राइट बैंक से जो सेंट्रल हाईलैंड है वहां की जो रिवर्स है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन, केन, यमुना, जो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये सारी नदियां गंगा में मिलती है। और इसी के साथ गंगा को माइटी रिवर बनाते हुए आगे बहती हुई जाती है। गंगा वेस्ट बंगाल के पास एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है गंगा से अलग, जो कि भागीरथी हुगली कहलाती है, जो कि वेस्ट बंगाल को पानी देती है, और फिर गंगा एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। ध्यान रखना, गंगा बांग्लादेश में चले गई है, हमें याद रखना है। इधर से ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र कहां ओरिजिनेट हो रही है, लेक मानसरोवर पे। लेक मानसरोवर के ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए ड्राई एरिया से तिब्बत रीजन में फ्लो करती है, हिमालय के पैरेलल छुकुक छुकुक धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से यू टर्न लेती है, वहां पे दिहांग के नाम से जानी जाती है, दिबांग और लोहित उसमें ऐड होती है। दिबांग लोहित ऐड होने के बाद में ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लो करती है कहां से, आसाम से,
ब्रैडेड चैनल बनाते हुए, बड़ा बेड करते हुए रेनियर पार्ट से बह रही है, बहुत सारा पानी अपने साथ लेके जाती है, और ये बहुत सारा पानी लेके जब वो बह रही होती है तो क्या करती है कि फ्लड का कारण भी बनती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और फिर वो भी एंटर करती है बांग्लादेश में। गंगा भी एंटर कर गई बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्रा भी, दोनों मिल जाती है, इन दोनों के नाम बदल जाते हैं, गंगा को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और नहीं, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है, और दोनों फिर जब मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, और फिर सुंदरबन डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में। ये हो गया गंगा। फिर उसके बाद में आती है अगली रिवर इंडस, तो इंडस रिवर की, ब्रह्मपुत्रा भी हो गया, सब तो हो गया, ठीक है। हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो गई है। अब आती है पेनिनसुला रिवर्स, तो पेनिनसुला रिवर्स में नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। नर्मदा तापी मध्य प्रदेश से फ्लो करती है और गुजरात की तरफ जाती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है। दोनों ही रिवर की विशेषता क्या है कि ये एस्चुरीज बनाती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। दो ध्यान रखिएगा, एक अमरकंटक प्लेटू पे ओरिजिनेट होती है और एक कहां ओरिजिनेट हो रही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नीचे बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स और भी है, दूसरी जो आपको बुक में दी गई है। तो गोदावरी जैसे ओरिजिनेट होती है, दक्षिण गंगा कहलाती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है और डेल्टा बनाती है। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुला रिवर हो गई है। महानदी रिवर जो है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, ओडिशा से फ्लो करती है, 810 किलोमीटर, कुछ 810 या 60 किलोमीटर की नदी है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। वैसे ही क्या है, कृष्णा मतलब कावेरी और कृष्णा, तो कावेरी भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर हिल्स में ओरिजिनेट होती है और अरेबियन बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। वैसे ही कावेरी जो है, तो कावेरी कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है, केरला मतलब जैसे केरला और फिर क्या है कर्नाटका और तमिलनाडु, इन स्टेट से फ्लो करते हुए जाती है, ठीक है। उसके अलावा लेक्स के बारे में बताया गया, तो लेक्स क्या है, इंपाउंडेड एरिया जहां पे पानी भरा रहता है वो लेक्स कहलाते हैं। लेक्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, मेन मेड मतलब आर्टिफिशियल हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं, सॉल्ट वाटर लेक हो सकते हैं। हमारी कंट्री में तरह तरह के लेक्स पाए जाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस मैंने बता दी। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, ड्राई एरिया में पानी पहुंचाना, रिवर्स के फ्लो को रेगुलेट करना, एक्वेटिक लाइफ, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सारी चीजों के लिए लेक्स जाने जाते हैं। रिवर पॉल्यूशन एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है, और उसी की कंजर्वेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर अबाउट ड्रेनेज। क्लाइमेट चैप्टर में बेसिकली आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया गया शुरुआत में। वेदर डे टू डे फिनोमेना होता है, क्लाइमेट प्रोलॉन्ग पीरियड तक एक स्थिति जो रहती है तो वो क्लाइमेट बनता है। इंडिया के अगर क्लाइमेट की बात करें तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन उसी के साथ साथ में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेंगे। हॉटेस्ट पॉइंट से लगा के कोल्डेस्ट पॉइंट तक सब कुछ है। प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन है, प्रेसिपिटेशन के टाइप में वेरिएशन है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट, तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर इन विंड सिस्टम, ठीक है, रिलीफ फीचर। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इंडिया के क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने वाले जैसे क्या है, एल्टीट्यूड होता है, लैटिट्यूड होता है। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने बताया कि सदर्न स्टेट्स गर्म ठंडे एक जैसे रहते हैं, नदर्न स्टेट्स जो रहते हैं तो गर्म भी खूब होते हैं, ठंडे भी खूब होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी कम है, एक कारण ये भी हो जाता है। लैटिट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, ये भी हो जाता है। एल्टीट्यूड में वेरिएशन आता है, इससे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ में प्रेशर एंड विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है चीजों को। तो जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं, प्रेशर एंड विंड सिस्टम पूरा साउथ वेस्टर्न विंड से नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स में चेंज होता है, ठीक है। वहां पे हमने एलिनो, सदर्न ऑसिलेशन, ट्रॉपिकल, वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें देखी आपने। इंडियन मानसून की बात करते हैं, इंडियन मानसून को इन्फ्लुएंस करने वाले 5 फैक्टर क्या क्या थे जिससे इंडियन मानसून बनता है पूरा। तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, आईटीसीजेड का नॉर्थवर्ड गंगा प्लेन पे शिफ्ट हो जाना। तीसरा आप क्या देखते हैं कि हाई प्रेशर मेडागास्कर के ईस्ट में बनना, ठीक है। चौथा आप ये देखते हैं कि तिब्बतन प्लेटू इंटेंसली हीट अप हो जाता है। और पांचवा आपने क्या देखा कि प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इंडियन मानसून को पल्सुएट करते हैं एक तरह से। इंडियन मानसून जो आता है तो वो आपको क्या देखने को मिलता है कि बर्स्ट ऑफ मानसून होता है, उसमें ब्रेक्स भी रहते हैं और इस तरह से पूरी कंट्री में अपनी जड़ों को फैला लेता है। अब उस बेसिस पे जैसे आप देखेंगे तो इंडियन मानसून का क्या बोल सकते हैं एंट्री भी होती तो वो जून जुलाई से एंटर होता है, पूरा अक्टूबर नवंबर तक देश घूम के आ जाता है वापस, ठीक है। तो इसी बेसिस पर आप सीजन देखेंगे तो कोल्ड वेदर सीजन होता है, हॉट वेदर सीजन होता है, एडवांसिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून। कोल्ड वेदर सीजन मतलब विंटर्स का टाइम पीरियड जिसमें आपको डिस्टिंक्टिव चीजें क्या देखने को मिलती है, विंटर रेनफॉल वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर गिरता है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स फ्लो कर रही होती है। विंटर कोल्ड वेदर सीजन के बाद में हॉट वेदर सीजन में क्या था, साउथ वेस्टर्न विंड्स के लिए ग्राउंड बन रहा होता है, टेम्परेचर राइज करता है, लू डिस्टिंक्टिव पार्ट हो जाता है। जैसे जैसे सीजन खत्म होता है तो स्टॉर्म्स, विंड्स वगैरह चल रही होती है, प्री मानसून शावर्स, काल बैशाखी वगैरह डिस्टिंक्टिव पॉइंट हो जाते हैं। वैसे ही फिर आता है क्या है मानसून। तो मानसून जो है तो साउथ वेस्टर्न विंड्स जो है अपने साथ पानी लेकर आती है, पानी से पूरी कंट्री में बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एडवांसिंग मानसून हो जाता है। रिट्रीटिंग मानसून में क्या, जब यही विंड्स रिट्रीट हो रही होती है नॉर्थ ईस्ट विंड बन के, तो वो रिट्रीटिंग मानसून होता है, उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक अक्टूबर हीट वगैरह फिनोमेना जुड़ा हुआ रहता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चारों सीजन हो गए। चारों सीजन के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है,
कि मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन है कि कहीं 400 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो कई कंट्री में 10 सेंटीमीटर ही रेनफॉल है। और ये पूरा मानसून के इर्द गिर्द जो चैप्टर था, तो मानसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ध्यान रखिएगा, कैसे मानसून यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। तो मानसून पूरी कंट्री के एग्रीकल्चरल कैलेंडर को सेट करता है, हमारे फेस्टिवल्स आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं, सारे फार्मर्स एक टक मानसून की राह देख रहे होते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ क्या है, तो उसमें जैसे अगर आप देखोगे नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन, एंडेमिक, एक्सोटिक स्पीशीज, ये अलग अलग तरह का क्या है वेजिटेशन का टाइप बताया जाता है। बेसिकली आप जैसे देखोगे तो किसी भी जगह का वेजिटेशन जो है तो फोटो पीरियड, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, इन सारे फैक्टर से इंफ्लुएंस होता है। और उस हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया में डाइवर्स वेजिटेशन है और उस डाइवर्स वेजिटेशन में आपको डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी। वेजिटेशन की अगर बात करें तो वेजिटेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो मैंने आपको बेसिस याद करवाए वो बेसिस पकड़ के रखना कि हर वेजिटेशन का कोई एरिया रहेगा, रेनफॉल का एक पार्ट पकड़ लेना, दूसरा कोई अगर उसमें एक्स फैक्टर है तो, और तीसरा एनिमल और प्लांट, इतनी चीज ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से आप जैसे देखोगे तो एक होता है क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जहां बहुत पानी होता है, जैसे 200 से ज्यादा सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जहां, और ये वहां आपको नेचुरल वेजिटेशन क्या ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी लेयर ट्रीज आर वेरी हाई, ठीक है, कोई ट्री शेडिंग लीव पीरियड नहीं रहता, इबोनी, महागोनी ऐसे पेड़ मिलते हैं, और जानवर जो है तो डाइवर्स वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रॉपिकल डेसिडियस में क्या है, एक एक्स फैक्टर ये रहेगा कि उसमें एक ड्राई डेसिडियस और एक वेट डेसिडियस होता है, कंट्री के मेजर पार्ट को कवर करता है, ठीक है, रेनफॉल 70 से 200 तक रहती है। तो वही सारे पैरामीटर्स पे आपको चीजें ध्यान रखना है, एनिमल और प्लांट्स वाली। वैसे आता है क्या है ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, तो ये वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का वहां देखने को मिल जाएगा जहां रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे पेड़ जो रहते हैं बड़े अडेप्टिव रहते हैं, तो क्या होती है लीव जो रहती है थिक रहती है, ठीक है, स्टेम्स बहुत क्या रहती है डीप रहती है ताकि वो पानी नीचे से एक्सट्रैक्ट कर पाए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कहां पे, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट में। कैक्टस वगैरह पेड़ हो गए, जानवरों में जैसे फॉक्स वगैरह, कैमल वगैरह, डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट फॉक्स, रैट, स्नेक्स, ये सारे जानवर आ जाएंगे। फिर आता है माउंटेन फॉरेस्ट, जिसका भी पूरा स्ट्रक्चर बताया। माउंटेन फॉरेस्ट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि विद द इंक्रीजिंग एलिवेशन देयर इज चेंज इन दी वेजिटेशन, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगी वेजिटेशन बदलता चला जाएगा। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट नीचे, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है, फिर टेम्परेट घासलैंड है, फिर अल्पाइन वेजिटेशन में अल्पाइन ग्रासलैंड है, मतलब अल्पाइन फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट के ऊपर अल्पाइन ग्रासलैंड, और ऊपर सबसे ऊपर टुंड्रा वेजिटेशन है जहां पे मॉसेस और लिचेंस ये पाया जाता है वेजिटेशन, ठीक है। तो इस तरह से विद द इंक्रीज इन हाइट देयर इज चेंज इन वेजिटेशन, वो आपने देख लिया किसका, माउंटेन फॉरेस्ट का। माउंटेन फॉरेस्ट के बाद में लास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट की जैसे अगर हम बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो कोस्टल रीजन है हमारी कंट्री का, गंगा जमुना डेल्टा और गंगा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा जो है, ठीक है, यमुना नहीं, गंगा डेल्टा जो है, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा हो गया, उसके बाद में कावेरी, ठीक है, गोदावरी, इन सारी रिवर्स के डेल्टा पे आपको क्या देखने को मिलता है कि जो ट्रीज रहते हैं जो डेल्टिक रीजन में पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वेजिटेशन होते हैं, जहां आपको क्या देखने को मिलता है कि वाइल्ड लाइफ भी बहुत रहती है, फर्टाइल एरिया रहता है, सुंदरी ट्री, कोकोनट वगैरह, ये कुछ वहां के स्पीशीज हो गए। वेजिटेशन के बाद में अगला क्या है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ में भी आपको क्या डाइवर्स वाइल्ड लाइफ हमारे देश में देखने को मिल जाएगी। ये डाइवर्स वाइल्ड लाइफ कैसी है, कौन सी है, तो इस डाइवर्स वाइल्ड लाइफ में आपको देखने को मिलता है कि टाइगर, लॉयंस लगा के डिफरेंट माउंटेन स्पीशीज जो आपको देखने को मिल सकती है, तो वो क्या बोलते हैं उसको, कश्मीरी स्टैग वगैरह, हंगुल, ये सारी जानवर देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स में आपको क्रोकोडाइल के अलग अलग स्पीशीज, बर्ड्स, फिशेस, ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको डाइवर्स वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी हमारी कंट्री में। अब ये वाइल्ड लाइफ मल्टीपल यूजेस है, मेडिसिनल प्लांट्स के फॉर्म, मतलब वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन दोनों को ही मल्टीपल हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। जैसे वेजिटेशन के कंटेक्स्ट में जैसे अगर आप देखोगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, जानवर हमें क्या कर रहे हैं, पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, मीट, मिल्क, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनको थ्रेट भी है, इलीगल हंटिंग वगैरह, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट, इन सारी चीजों के चलते थ्रेट भी, और इसी के चलते गवर्नमेंट ने इन्हें कंजर्व करने के लिए स्टेप्स लिए गए, जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश किए गए, बोटानिकल गार्डन्स को असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। बोटानिकल गार्डन्स क्या होते हैं कि आर्टिफिशियली प्रिजर्वेशन के लिए जो आप क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एरियाज क्रिएट जाते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है कि कैसे इन्हें बचाया जाए। उसके साथ साथ आप जैसे आगे देखोगे तो क्या है कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह एस्टैब्लिश की गई और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए जिनसे कंजर्व किया जा सके रिसोर्सेज को, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को, ठीक है। तो दिस वाज द स्टोरी। पॉपुलेशन चैप्टर चालू होता है तो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ना वो डिफाइन करती है कि रिसोर्सेज है लेकिन उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है।
उस हिसाब से आप देखोगे तो इस चैप्टर में 3 पिलर्स पे चैप्टर टिका हुआ है। आप पहले पार्ट में चैप्टर में ये देखते हैं कि साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां है, पॉपुलेशन का कैसा है। दूसरे में आप देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन चेंज वाला पार्ट, और तीसरे में पॉपुलेशन कंपोजिशन वाली चीज देखते हैं आप। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, ये ट्रॉफी मिली गई है हमें। उसी के साथ साथ आपको देखेंगे तो पॉपुलेशन साइज तो सबसे ज्यादा ही है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तो अनइवन है। कैसे है कि कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन कम भी है। पॉपुलेशन स्टेट्स में कहीं ज्यादा कहीं कम है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे कुछ स्टेट जो है तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड 5 स्टेट है जहां पे कंट्री की 50% अराउंड 50% पॉपुलेशन रह रही होती है। ठीक है, और बाकी के स्टेट्स में 50% पॉपुलेशन। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, और इसी के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी जो देखने को मिलती है ना आपको, एक कॉन्सेप्ट है, मतलब द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्या बताती है, पॉपुलेशन डेंसिटी आपको ये बताती है कि कब कुछ स्टेट्स में ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में कम है। होमवर्क क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, आपको बताना है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा और किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है इंडिया में। तो ये पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। अब पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में थोड़ा और आगे बढ़े अगर हम, तो क्या देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, बेसिकली नंबर्स का ऐड होना पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। वो आप एब्सोल्यूट नंबर में भी बता सकते हैं कि पहले 1 करोड़ थे अब 1 करोड़ 10 लाख हो गए, और परसेंट में भी बताते हैं कि पहले हम हमारी पॉपुलेशन जो है 1% के हिसाब से हर बार बढ़ रही है। तो जैसे 100 लोग की पॉपुलेशन थी तो अगले साल 101 हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को आप एब्सोल्यूट नंबर में बता सकते हैं, परसेंट चेंज में बता सकते हैं। परसेंट चेंज में जो बताते हैं आप तो उसको क्या बोलते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट बताते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट जो है तो हमारा हमेशा से बढ़ते ही रहा, लेकिन 1981 के बाद में ग्रोथ रेट कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम हो गई है, मतलब पहले 2% की स्पीड से बढ़ रही थी तो अब क्या है 1% की स्पीड से बढ़ रही है। तो इस तरह से ग्रोथ रेट कम हुआ है। स्टिल अ लो ग्रोथ रेट इज आल्सो अ मेजर कंसर्न। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर लो ग्रोथ रेट रहेगा वो भी क्या करेगा, बड़ा एडिशन कर देगा। तो इस कारण से ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको समझ में आ गया। चेंज वाला क्या एस्पेक्ट है, तो देखो ग्रोथ हो रहा है बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, मतलब जैसे आप नंबर ऑफ बर्थ टेकिंग प्लेस, बर्थ रेट बताता है, नंबर ऑफ पीपल डाइंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 पीपल, वो डेथ रेट होता है। तो वो बढ़ना और घटना आपको क्या पता चलता है उससे कि हाँ पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है। और चेंज क्या होता है, चेंज वाला एस्पेक्ट होता है कि बदलाव आ जा रहा है पॉपुलेशन। वो कैसे आता है, माइग्रेशन से। तो चेंज में आपको बेसिकली ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि एक इंसान जब दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह चलेगा तो पॉपुलेशन चेंज हुई है। पॉपुलेशन चेंज इंटरनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, कि कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं जो किसी इंसान को मजबूर करते हैं जगह छोड़ के जाने के लिए, जैसे पानी की कमी हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब होना। और कुछ पुल फैक्टर होते हैं जो किसी इंसान को अट्रैक्ट करते हैं किसी जगह पे आने के लिए, जैसे एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज हो गया। ये रैपिड रिवीजन से आपको पूरा आंखों के सामने दौड़ जाना चाहिए कहानी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में पॉपुलेशन चेंज वगैरह सारी चीजों की अब आता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मतलब क्या कि है कैसी पॉपुलेशन, तो एज कंपोजिशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि किस एज ग्रुप के लोग हैं आपके यहाँ। तो वही बताया मैंने आपको कि एक वर्किंग एज होता है, एक चिल्ड्रन होते हैं और एक एजेड पॉपुलेशन होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं 15 साल से नीचे, वर्किंग पॉपुलेशन 15 से 59 और 59 से ऊपर एजेड। ठीक है, तो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट होती है, बाकी दो ग्रुप्स डिपेंडेंट होते हैं वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। ये आपकी कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताता है, जैसे कि ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है मतलब कंट्री ग्रो कर सकता है, ज्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है मतलब क्या कि प्रेशर है इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, एज के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो दूसरी भी और चीजें हैं, जैसे सेक्स कंपोजिशन बताता है कि आपकी पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है। लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि 7 साल की उम्र के 7 साल और 7 साल से उम्र के ऊपर के लोग में से कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, तो लिटरेसी बताता है। हमारी कंट्री के लिटरेसी रेट जैसे देखेंगे तो उसमें भी डिस्पैरिटी है कि मेल ज्यादा लिटरेट है, फीमेल कम है। ठीक है, तो एज हो गया, उसके बाद में सेक्स कंपोजिशन हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है तो वो क्या बताता है आपको कि कहां कौन कितने लोग काम कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है तो उसमें पॉपुलेशन ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही होती है या सेकेंडरी में, और डेवलप्ड कंट्रीज में टर्शरी सेक्टर में। तो ये आपका लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दर्शाता है। उसके बाद में आप जैसे देखेंगे तो ये पॉपुलेशन कंपोजिशन के अलावा क्या है कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका जो है हेल्थ है, कि एक हेल्दी पॉपुलेशन काम की है। अनहेल्दी पॉपुलेशन का क्या करोगे आप। ठीक है, तो उस तरह से पॉपुलेशन हेल्दी होना जरूरी है। तो हेल्थ स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि द एवरेज ईयर विच अ पर्सन इज गोइंग टू लिव, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो पॉपुलेशन की हेल्थ दर्शाते हैं। अब इस पूरे एस्पेक्ट में आप जिस देखोगे तो पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट पॉपुलेशन मतलब क्या है कि द पॉपुलेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कल को देश का भविष्य बनेंगे जैसे कि आप। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा, उन्हें एजुकेशन, न्यूट्रिशनल नीड्स पे फोकस करना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई गई थी 2000 में, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में
ये इनिशिएटिव्स लिए गए थे कैसे अरेंज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके, ताकि पॉपुलेशन जो है लाइबिलिटी ना एक एसेट की तरह कन्वर्ट हो। तो ये पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसी के चलते नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई थी 2000 में। और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एडोलेसेंट को क्या बोल सकते हैं ना कि फोकस एरिया में रखा गया था। तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे गर्ल्स को सेंसिटिवाइज किया जाए हेल्थ और कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेक्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशनल नीड्स का ध्यान रखा जाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए। तो ये सारी चीजें एडोलेसेंट को फोकस में रखते हुए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में लाई गई थी। दिस वाज द स्टोरी अबाउट द चैप्टर। आई होप यू पीपल गॉट इट। कैसी लगी कहानियां? ये सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए यहाँ पे। ये जो चैप्टर्स आपने कंप्लीट करे हैं, तो इन चैप्टर्स को अब आप क्या कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो को आप अपने एग्जाम से पहले 2x पे एक बार, 2 बार, 10 बार देख सकते हो, ताकि क्या रहे कि एक बार रिवीजन हो जाए। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी प्रिपरेशन में। किस तरह से कि हाँ, रिवीजन की मदद से आपको चैप्टर जो आपने पढ़ लिए तो एक बार फिर रिकॉल हो गए हैं, ठीक। वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने से दौड़ गई है, लेकिन आपको उसी के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारा सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लास 10th के लिए मेरा एक अभी बैच आने वाला है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स का बैच सीबीएसई क्लास 10th के लिए, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, जहां पर हम 5 सैंपल पेपर्स डिस्कस करेंगे। 30 आवर्स का लाइव सेशन होगा, जहां पे मैथ्स, साइंस, सोशल सब मैं सब नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे टीचर्स अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? तो क्लास 10 के बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी प्लस पर, यूज दिस कोड, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और सबसे मजेदार चीज ये कि दिस कोर्स, ये जो सैंपल पेपर वाला कोर्स है, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स, जो कि 3799 में मिल रहा है। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज। I hope you people enjoyed this story. We'll see you all in the next video, जहां पर हम, जैसे हिस्ट्री का रिवीजन हो गया, रैपिड रिवीजन, ज्योग्राफी का हो गया, अब बारी आएगी किसकी? अब बारी आएगी सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, इस तरह से, ठीक है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।